क्वेश्चन नंबर 1 है, बोगाज कोई अभिलेख निम्नलिखित में से किस देवता के नाम का उल्लेख नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बोगाज कोई अभिलेख जो है उनमें इनमें से किस देवता का उल्लेख नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बोगाज कोई अभिलेख में सिर्फ 4 देवता का उल्लेख है। वो 4 देवता कौन कौन से हैं बताइए। वो 4 देवता हैं वरुण, इंद्र, अग्नि और मित्र। वरुण, इंद्र, अग्नि और एक चौथा देवता है मित्र। इसमें जो है नासत्य का उल्लेख नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मार जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था। मैं कहानी आप लोग को सुना चुका हूँ कि सिकंदर जो था वो ना बच्चा को देखता था, ना बूढ़ा को देखता था और ना ही महिलाओं को। सभी के साथ वो सेम व्यवहार करता था। और इसी दौरान सिकंदर का जो अभियान चल रहा था उसी दौरान अश्वक एक राज था। अश्वक राज्य में वो जो है जब आया तो वहाँ के पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। फिर वहाँ की स्त्रियाँ जो है उनसे लड़ने के लिए शस्त्र धारण करी, लेकिन वो ऐसा राजा था जो ना स्त्री को कुछ समझता था और वो स्त्री को भी मार के अशोक पर कब्जा कर लिया। चलिए, गौतम बुद्ध के द्वारा पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको कि इसमें हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जैसे बात कर चुके थे। इसे हम स्पीड में खींचेंगे क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे है और आपको अच्छे से डिटेल से देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आसानी से आप देखे जाके देखिए, उसमें और मज़ा आएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के द्वारा किसके माध्यम से दुख निरोध का उपाय बताया गया है। तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो है किसके माध्यम से बताया गया, तो वो है 10 सील से। किससे? 10 सील से जो है दुख निरोध का उपाय बताया गया। 10 सील में 4 चीज़ का वर्णन है। एक है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। बौद्ध त्रिरत्न के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध धर्म और संघ जो है बौद्ध त्रिरत्न से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख का विषय प्रशासनिक नहीं था। तो अशोक के किस शिलालेख का विषय जो है वो प्रशासनिक नहीं था, वो था रुम्मनदेई अभिलेख। कौन सा था? रुम्मनदेई अभिलेख। ठीक है। और आपको पूरी डिटेल में मैं पहला वीडियो में बता चुका हूँ। पहले जो वीडियो बनाया था, ये तो रिवीजन है। वैसे एक बार और बता देता हूँ। रानी का अभिलेख, इसे ही प्रयाग या कौशाम्बी अभिलेख के नाम से जानते हैं। और ये मानसेहरा अभिलेख अभी पाकिस्तान में एक हॉस्टिलिपि में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में महाबलाधिकृत होता है। तो गुप्त काल में महाबलाधिकृत किसे बोला जाता था? सेनापति को। किसे बोला जाता था? सेनापति को। ठीक है। और न्यायाधीश को महादंडनायक बोला जाता था। पूंजीवत वर्ग के नेता को नगर श्रेष्ठी बोला जाता था। और पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोला जाता था? दंडपाशिक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना शाहजहां के समय में हुई थी। तो किस साहित्य की रचना हुई थी शाहजहां के समय में बताइए। वो हुआ था फतुहात ए आलमगिरी। क्या हुआ था? फतुहात ए आलमगिरी हुआ था। ठीक है। और इसके रचनाकार कौन थे? ईश्वरदास नागर। इसके रचनाकार थे ईश्वरदास नागर। नेक्स्ट है, किस सल्तनत कालीन शासक का उपनाम जौना खां था। किस सल्तनत कालीन जो है शासक का नाम जौना खां था। वो कौन थे बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इनका कार्यकाल आपको पता होगा 1325 से 1351। दुरई सराय की संधि का संबंध किससे है। तो दुरई सराय की संधि का संबंध है मराठा साम्राज्य से। किससे है? मराठा साम्राज्य से। आगे बढ़ते हैं। सेरेजोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। सेरेजोवा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में 1866 में। कब हुआ था? 1866 में, जिसमें पर्सा की जीत हुई थी और ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। आगे, दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे था। दुबला हाली प्रथा का संबंध था बंधुआ मजदूर से। किससे था? बंधुआ मजदूर से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध दलित सुधार से नहीं था। इनमें से कौन सा आंदोलन है जिसका संबंध जो है दलित सुधार से नहीं था। तो वो है तारकेश्वर आंदोलन। ये तारकेश्वर आंदोलन कब हुआ था ये बताइए? 1924 में हुआ था। ठीक है। और आपको वाइकोम आंदोलन पता होगा। इसके नेतृत्व करता थे श्री नारायण गुरु। और आत्म सम्मान आंदोलन ये पेरियार में हुआ था, आपको पता होगा। सत्यशोधक समाज जो स्थापना 1873 में हुआ था। इससे भी ज़्यादा डिटेल में हम बात कर चुके हैं फर्स्ट में जो वीडियो बनाए थे उसमें। ये तो रिवीजन का वीडियो है जिसमें हम थोड़ा शॉर्टकट खींचेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड से किस विकल्प का संबंध नहीं है। तो केरल का मोपला विद्रोह जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित नहीं है। ये हुआ था 1921 से 1922 के बीच में। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे रीडिंग। कौन थे? रीडिंग। चलिए
और जैसे ये चारों ऑप्शन दिया है, मैं चारों ऑप्शन के बारे में बात किया हूँ उस वीडियो में, तो उस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, देख लीजिएगा जाके। वैसे रिवीजन के तौर पहले अगर देख चुके हैं तो आप रिवीजन कर लीजिए, नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण, ये जो है सत्य है। ठीक है, बाकी सब जो है गलत है। अब मैं इसके बारे में बताया हूँ उस वीडियो की, इसके लेखक कौन है, लेकिन अभी संस्थापक कौन है, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ था? तो 1918 का विशेष अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था, उसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शाही नौसेना विद्रोही 18 से 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण का सलाह किस भारतीय राजनेता को द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था किस, ए और सी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल के द्वारा, ए और सी। इसके बारे में हम पूरा कहानी सुना चुके हैं आप लोग को। ठीक है, नाव वाला कहानी एक था, उसी पे आपको मैं पूरा कहानी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसमें अंत में जो है वहाँ की जो सैनिक बोलती है कि मैं अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। पूरा कहानी सुनाया था, अगर वो आप देखेंगे तो आपको जाके अच्छे से याद ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई? तो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था किया गया था, बताइए। तो ये है मार्ग मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो मंत्रिमंडल प्रणाली आपको पता है कि ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है? वो है लोकसभा तथा राज्यसभा का अस्तित्व। ये किसका लक्षण है बताइए? तो संसदीय शासन प्रणाली का है, ना कि संघात्मक। संसदीय शासन प्रणाली का ये लक्षण है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन कर पंजाब को विभाजित कर हरियाणा का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था 18वां संविधान संशोधन 1966। 18वां संविधान संशोधन 1966। आपसे पूछा जाएगा कौन सा आयोग था? तो शाह आयोग। कौन सा आयोग? शाह आयोग। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और उनके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन किसके द्वारा किया गया था? यथेष्ट वर्णन किसके द्वारा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, किसका? अनुच्छेद 359 जो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है मूल अधिकार के निलंबन का। किसका? मूल अधिकार के निलंबन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आश्रय का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसके पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन व वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान निहित है? किसमें निहित है? तो ये निहित है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी और मूल्य कर्तव्य, ए और बी दोनों में निहित है। राज्य के निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48 के क में वर्णन है, और ये जो मूल कर्तव्य में 51 का क में जो 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं उसमें वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है? तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है अभी हिस्सा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा जो अभी अस्तित्व में है ही नहीं, इसलिए इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है बताइए? नागालैंड में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान है किसका? तो इसमें प्रावधान है राजनीतिक दलों के पंजीकरण का। नेक्स्ट, बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? ये प्रस्तुत करेगा राज्यपाल के समक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति इनमें शामिल नहीं होते, लेकिन अन्य सदस्य जो है लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जो है ये तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? कौन सा विषय है जो राज्य सूची में नहीं है? तो वो विषय हो जाएगा आपका कृषि। नहीं, वो विषय हो जाएगा सुरक्षा ना, सुरक्षा जो कि संघ सूची के अंतर्गत होता है। कृषि, जेल और ये चीज चाहिए तो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी महान्यायवादी के समकक्ष पद धारण करता है? तो कौन सा है बताइए? ये हो जाएगा कैबिनेट सचिव। मैं आपको रैंकिंग बता चुका हूँ, वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रैंकिंग में देखिएगा तो ये 14 नंबर पे आते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कैबिनेट सचिव आपको 11 नंबर पे आएंगे। नीति आयोग के सदस्य आ जाएंगे आपको 10 नंबर पे, और उपाध्यक्ष नीति आयोग के आएंगे 7 नंबर। नेक्स्ट,
आगाती हवाई अड्डा स्थित है कहाँ? आगाती हवाई अड्डा स्थित है लक्षद्वीप में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है कहाँ से? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है यांग यात्रा से। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर है? ये जो है बराक नदी पर है। मैं सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात कर चुका हूँ उस वीडियो में, अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं पूरा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आप देखने के लिए आए हैं तो आप पूरा प्लेलिस्ट जाके देखिए और अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, ठीक है? उसमें पूरा डिटेल में बात किए, लेकिन आप पहली बार देख चुके हैं तो आप रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो से। बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो बालमुरी जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों की बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः कौन सा है? तो मुख्यतः पूछा गया इसलिए हो जाएगा केरल, और आम्र वर्षा जो है केरल में ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना अधिक होता है, इसमें मृदा संस्तर नहीं पाया जाता, ये तो सही है। जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है अंडमान निकोबार को। किसको कहा जाता है? अंडमान निकोबार को। नेक्स्ट है मैक्रोनी कौन सी फसल का किस्म है? तो मैक्रोनी जो है वो जो है गेहूं का किस्म है, जैसे हो गया राज 377, कल्याण, अर्जुन, ये सभी गेहूं का ही किस्म है। नेक्स्ट, भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक कितने वर्ष पे? प्रत्येक 5 वर्ष पे। पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है किससे? बकरी से प्राप्ति होती है। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, तो ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? तो कौन सी गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर की है? तो सुसीमा की जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। वैसे कनारी हो जाएगा आपका अटलांटिक की ठंडी जलधारा, और अटलांटिक की गर्म जलधारा हो जाएगा फ्लोरिडा, और ब्राज़ील जलधारा आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अटलांटिक की गर्म जलधारा, ठीक है। फ्लोरिडा और ब्राज़ील ये दोनों हो जाएगा अटलांटिक की गर्म जलधारा, कनारी हो जाएगा अटलांटिक की ठंडी जलधारा, और सुसीमा हो जाएगा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। दस्ते ए कबीरा तथा दस्ते ए लूट मरुस्थल किस देश में है? तो ये जो है ईरान में है। सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा में है। पखूपिया किस राज्य की लोक नृत्य है? तो पखूपिया जो है मिजोरम राज्य की लोक नृत्य है। विश्व मधुमेह दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 14 नवंबर को ही मनाया जाता है, और 14 नवंबर को जो है बाल दिवस भी मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित है कब तक? ये निर्धारित है 2024 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो किस वर्ष को घोषित किया गया बताइए? ये 2021 को घोषित किया गया है। 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। 2019 को देसी भाषाओं का वर्ष घोषित किया गया है। 2022 को पटसन नहीं मत्स्य पालन होना चाहिए, हाँ 2022 जो है मत्स्य पालन का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है कार्बिलोन कप का संबंध किस खेल से है? कार्बिलोन कप का संबंध है टेबल टेनिस से। टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है कुश्ती से। आज का सेट 1 समाप्त हो गया, अब हम लोग सेट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब सेट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सेट नंबर 1 तो हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। रिवीजन करना है तो ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे नहीं। सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से किसी से उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इनमें से किससे प्राप्त नहीं होती ये पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद इन तीनों से प्राप्त होती है, लेकिन संहिता से जो है वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी नहीं मिलती है। तो संहिता क्या है पता है आपको? संहिता जो है ना वो 4 वेद के सम्मिलित को संहिता बोलते हैं। चारों जो वेद है अपना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेद को जब सम्मिलित करते हैं, सम्मिलित जिनको जानकारी है उन सम्मिलित जब कर देंगे तो उसे ही संहिता बोलेंगे, ठीक है। जैसे मानिए कि संहिता का 4 भाग है, बस ऐसा मान लीजिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों भाग हैं संहिता के, तो चारों भाग का सम्मिलित जो है संहिता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अनंत चतुष्ट का संबंध है, तो अनंत चतुष्ट का संबंध किससे है? इसका संबंध है जैन धर्म से। मैं पूरा डिटेल में बात कर चुका हूँ, आप लोग देखिएगा वीडियो जाके, फिर आपको पता चलेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में, वैदिक काल के बारे में पूरा कब से कब तक था, उसको 2 भाग में बांटे हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में। फिर ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक कार्यकाल था। फिर इस तरह से पूरा जानकारी दे रखा हूँ,
आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है। नेक्स्ट है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के संदर्भ में हम लोग विचार करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसमें है, सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। गलत। अशोक अपने शासन काल के 20वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया था। ये भी गलत, क्योंकि बोध गया का यात्रा जो है ये 10वें वर्ष किया था, 20वें वर्ष नहीं, ठीक है। और ये जो सिंहली अनुसूची के अनुसार जो बताया जाए ना, इसमें नहीं, राजतरंगिणी में इसका वर्णन है। इसमें राजतरंगिणी जो पुस्तक थी जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, उसमें वर्णन है कि अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, स्वनियंत्रण अशोक की धर्म नीति का मूल सिद्धांत था। ये सही है, सिर्फ केवल 3 जो है वो सही है। चलिए, हर्षवर्धन को शिलादित्य संबोधन मिला था, किनके द्वारा? हर्षवर्धन को शिलादित्य संबोधन मिला था चीनी से। किससे मिला था? चीनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर एलोरा निर्मित है कौन सी शैली में? सबसे पहली बात, इसके बारे में मैं डिटेल में बताया था, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मंदिर की जो शैली है वो 3 प्रकार की शैली है। एक है नागर शैली, एक है द्रविड़ शैली और एक है वेसर शैली। नागर शैली जो है उत्तर भारत में है, द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में, और मध्य भारत में जो है वो है वेसर शैली। और एलोरा यानी कैलाश मंदिर जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? मध्य भारत के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वेसर शैली। इससे भी ज़्यादा डिटेल में बात कर रखा हूँ, वीडियो जाके देखिएगा। मैं अभी तो रिवीजन करवा रहा हूँ, ये ज़्यादा नहीं बता सकता। मध्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ फतवा ए जहांगीरी के रचनाकार कौन थे? तो फतवा ए जहांगीरी के रचनाकार कौन थे बताइए? जियाउद्दीन वर्णी थे। नेक्स्ट है, बलबन की रक्त और लौह की नीति को त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो त्यागने वाला जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बुंदेला राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो बुंदेला राजपूत का जो विद्रोह हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? वो हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है? किसका संबंध है जो लॉर्ड इरविन से नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, चटगांव शस्त्रागार पर हमला लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था 1930 में। और फिर शारदा अधिनियम, ये भी 1 अप्रैल 1930 को ही आया, इस समय लॉर्ड इरविन का शासनकाल था। आगे देख लीजिए दिया हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। लेकिन इस समय जो है लॉर्ड इरविन का कार्यकाल नहीं था, तो किनका कार्यकाल था? इस समय कार्यकाल था लॉर्ड वेलिंगटन का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन ये हुआ था 1928 में, लॉर्ड इरविन का ही कार्यकाल था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत्य है? कौन सा विकल्प है जो औसत्य है बताइए? होम एंड द वर्ल्ड, ये जो विकल्प है ये औसत्य है, क्योंकि ये लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, खुदीराम बोस का जन्म किस गांव में हुआ था? खुदीराम बोस का जन्म हुआ था किस गांव में? हबीबपुर में। कहाँ हुआ था? हबीबपुर में, जो कि वेस्ट बंगाल के मिदनापुर के अंतर्गत पड़ता है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन प्रारंभ किया गया था मजहर उल हक के द्वारा। किसके द्वारा? मजहर उल हक। नेक्स्ट है, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और आपको पता ही है कि 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय में यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है किस विद्वान के द्वारा कहा गया था? ये किसके दौरान बोला गया था? ये है टी.आर. होम्स। और इसमें जो है सभ्यता वो ब्रिटेन को दर्शा रहे हैं। सभ्यता जो है इसमें जो है सभ्यता वो ब्रिटेन को दर्शा रहे हैं, और बर्बरता जो है वो भारत को दर्शा रहे हैं। भैरववाल की संधि का संबंध किससे है? तो भैरववाल की संधि का संबंध है आंग्ल सिख युद्ध से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं प्रत्येक क्वेश्चन में मैं पूरा डिटेल में बता रखा हूँ। जैसे आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, तो 2 आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। दूसरा हुआ था 1848 से 49 में। पहला में 1846 में लाहौर की संधि हुई थी, जिसे ही हम लोग भैरवाल की संधि के नाम से भी जानते हैं। या फिर 1846 में ही दिसंबर 1846 में फिर से एक संधि हुआ था, भैरवाल की संधि। ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध में। दूसरा हो गया 1849 में, जिसमें पंजाब का विलय हो गया। ये सब पूरा डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया? तो किस अधिनियम में किया गया बताइए?
तो ये किया गया भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया है? बताइए किस देश से ग्रहण किया गया है? ये किया गया है ब्रिटेन से ग्रहण। नेक्स्ट है इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन है जो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है वो संवैधानिक सलाहकार थे, वो वही बी.एन. राव के द्वारा ही संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 7वां संविधान संशोधन। फजल अली आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में और 1955 में रिपोर्ट दी, जिसके अनुसार 14 राज्य में 6 यूटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? बताइए किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच। निजता का अधिकार का उल्लेख किसमें मिलता है? तो निजता का अधिकार का उल्लेख है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 42 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 42 जो है वो राज्य को कौन सा शक्ति प्रदान करता है? वो प्रदान करता है कार्य की न्याय संगत तथा मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के क्षमादान के अंतर्गत प्रतिविलंबन का अर्थ क्या है? तो प्रतिविलंबन का अर्थ है किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 72 में है और राज्यपाल के अनुच्छेद 161 में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिना संसद सदस्य हुए भी उसे कार्रवाई में तथा सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त होता है किसे? तो ये प्राप्त होता है किसे? बताइए महान्यायवादी को। अनुच्छेद 88 में वर्णन है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा मामला है जो नहीं आता है? वो मामला है अंतर राज्यीय जल विवाद। ये जो है उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार आपको होता है मुख्यमंत्री, जो अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 167 में वर्णन है। भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था 1926 में, 1919 अधिनियम के तहत 1926 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है इनमें से राज्य सूची का विषय नहीं है। तो राज्य सूची का विषय कौन नहीं है ये बताना है। बताइए ये जो है सीमा कर, ये राज्य सूची का विषय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष कौन सा पदाधिकारी है? बताइए। ये हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। मैं रैंकिंग बता चुका हूँ, ये 6ठे रैंक पे आते हैं, 6th रैंक पे आते हैं। एक रैंक पे जैसे राष्ट्रपति आते हैं उसी अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं की निम्नतर स्तर पर कौन है? निम्नतर स्तर पर कौन है ये पूछा जा रहा है, तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा या पंचायत होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा स्थल खंड है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? एशिया जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है बुग्याल या प्यार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पे? तो इसके मैदान जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं लघु हिमालय में। नेक्स्ट है सिक्यांग कांगरी पर्वत शिखर अवस्थित है कहाँ पे? सिक्यांग कांगरी पर्वत शिखर जो अवस्थित है ये अवस्थित है भारत में। नेक्स्ट भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कृष्णा। कृष्णा प्लस गोदावरी दोनों मिलकर आंध्र प्रदेश में बनाती है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो भारत में होने वाली वर्षा जो है मुख्य रूप से नियंत्रित होता है भू आकृतियों से। निम्नलिखित में से किस मृदा में मृदा संस्तर नहीं पाई जाती है? मृदा संस्तर नहीं पाई जाती, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना। भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए हैं? तो भारत में कुल जो है 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है? तो कौन सा है भारत में सर्वाधिक भौम जल संपन्न देश? गंगा, ब्रह्मपुत्र, बेसिन। रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र अवस्थित है। तो रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र जो है झारखंड में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है, भारत के किस प्रांत में स्थित है? भारत के किस प्रांत में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है? तो चीनी जो सिलवासस है यही सुमेलित नहीं है। तो ये कहाँ से होगा? बिहार और यूपी।
नेक्स्ट 43 नंबर, तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो तंसा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश। गलत, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है दिमरा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दिमरा जनजाति निवास करती है असम में। काठी लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? ये करती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट है किस देश को श्वेत हाथों की भूमि के नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं हम लोग थाईलैंड को। नेक्स्ट है फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं? ये हो जाएगा अर्मेनिया। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जो है जापान का विशालतम द्वीप है। तो सेट 2 भी समाप्त हो गया। अब हम लोग सेट 3 स्टार्ट करेंगे। सेट 2 तक हम लोग कवर कर लिए। सेट 3 है साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन। क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी। चलिए इसे भी हम लोग कवर करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एम्फीबिया वर्ग का नहीं है? एम्फीबिया वर्ग का विशेषता नहीं है, ये जल एवं स्थल दोनों में निवास करने में सक्षम है। ये तो है। यह अनियत तापी या शीत रक्तीय जंतु, ये भी है। उनकी त्वचा पर ग्रंथि नहीं होती है जिसके कारण त्वचा शुष्क होता है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी जो है ये एम्फीबिया वर्ग का विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विधि बॉक्साइट से अशुद्धियों के निराकरण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा विधि है? इनमें से सभी विधि जो है लाया जाता है। इनमें से सभी विधि, हॉल की शुष्क विधि, बॉयर की आर्द्र विधि, सरपेक की विधि। ठीक है। और सरपेक की विधि में बहुत ज़्यादा खर्च होता है जिसकी वजह से वर्तमान है वे ये बंद है, और सबसे ज़्यादा जो है बॉयर की आर्द्र विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, एक लड़की जो है झूले पर खड़े होकर झूला झूल रही है। यदि वह बैठ जाए तो झूलने का दोलन काल जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, जब वृक्क में अघुलनशील लवण जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल जमा होने लगता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को क्या कहते हैं बताइए? इस अवस्था को कहते हैं रीनल केल्काई। क्या बोलते हैं? रीनल केल्काई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। नमी, वायु या रसायन द्वारा धातुओं की सतहों पर रासायनिक प्रभाव के संक्षारण कहा जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, धातुओं का संक्षारण लाभप्रद तथा हानिकारक दोनों होता है। ये भी सही है। ठीक है। अब इसमें हमें पूरा डिटेल में बता रखा हूँ कि धातुओं का संक्षारण लाभप्रद कैसे होता है और हानिकारक कैसे होता है। ठीक है। हानिकारक देखिए, धातुओं का संक्षारण जब लोहा होगा, लोहा में हानिकारक होगा, लेकिन अगर एल्युमिनियम होगा तो एल्युमिनियम में लाभ हो जाएगा, संक्षारण होता है अगर तो। ठीक है। एक और दो दोनों सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा विद्युत विभव जो है सुमेलित नहीं है। विद्युत विभव का हो जाएगा बोल्ट। क्या हो जाएगा? बोल्ट। नेक्स्ट, यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यकृत के संबंध में जो है भाई, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यही गलत है, यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे एंटासिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका एंटासिड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है 1.2 × 10⁻³ AMU। कार्बन में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें जो है 100 परमाणु होते हैं। कई वस्तु विराम की स्थिति में 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग क्या होगा बताइए? 250 मीटर चलने के बाद देखिए इसका फॉर्मूला है v² बराबर u² + 2as। ठीक है। इस फार्मूला पर ये सॉल्व होगा। यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा नहीं, आपको भी पता है क्योंकि रिवीजन है, सिर्फ आंसर बता देता हूँ। 15.8 मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आते? तो प्राथमिक प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आते इनमें से कौन सा? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आते। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने में ठीक पहले इसका वेग क्या होगा? तो पृथ्वी से पहुंचने से पहले इसका वेग क्या होगा? 19.6 मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गाय की उन्नत नस्ल नहीं है? गाय की उन्नत नस्ल नहीं है सुरती। सुरती जो है ये भैंस की नस्ल है। किसका नस्ल है? भैंस का नस्ल है। सुरती हो गया, मेहसाना हो गया, जफराबादी हो गया, मुर्रा हो गया, ये सभी भैंस का नस्ल है। नेक्स्ट है, धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करने पर उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? उसे बोलते हैं प्रगलन, स्मेल्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी पत्थर को सीधे ऊपर फेंकने पर किस महत्तम ऊंचाई तक पत्थर जाएगा, ऐसा पूछा जा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है H = u² / 2g। क्या होता है? H = u² / 2g। ठीक है। तो u² दिया
इसको निकालना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 5/18 से गुना कर लेंगे, आ जाएगा 35। तो 35 होगा यू, 35 गुना 35 बटा नीचे में 2 गुना 10, 2g है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ। सॉल्व कीजिएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 61.25 मीटर। यहाँ पे तो हम डिटेल में बात करेंगे नहीं क्योंकि रिवीजन है। नेक्स्ट है, बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव कौन होते हैं? तो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव है जीवाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैसे श्रेणी के रोग हैं जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं? वो है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है? वो विधि है परम्यूटिक विधि। कौन सा विधि है? परम्यूटिक विधि। आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की बजाय पूर्व से पश्चिम को घूमना प्रारंभ करता है तो घूमते तुरंत जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के प्रशासित होता है? किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासित होता है बताइए? ये प्रशासित होता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है, होलोग्राफी तकनीक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो होलोग्राफी तकनीक की खोज किया गया था डेनिस बोवर के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना। चलिए, कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, सत्य है। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल है, ये भी सत्य है। लाइसोसोम को कोशिका का आधामत्या की थैली कहते हैं, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, ये जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, उस परमाणु पर आवेश क्या होगा? तो उस परमाणु पर आवेश क्या होगा बताइए? उस परमाणु पर आवेश होगा 0। नेक्स्ट है, एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। इसे भी मैं सॉल्व करके बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला होगा F=1/d। आगे, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दूसरे स्थान पर किस गैस की बहुलता है? दूसरे स्थान पर नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, भारत में शोध प्रयोगशाला का जनक किसे कहा जाता है? शोध प्रयोगशाला का जनक बोला जाता है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को। मकई और गन्ने के किण्वन में कौन सा जैव ईंधन बनाया जाता है? मकई और गन्ने के किण्वन से कौन सा जैव ईंधन बनाया जाता है? इथेनॉल बनाया जाता है। नेक्स्ट है, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए जो है बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ है। O2 गैस के 0.7 मोल का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? तो O2 गैस के 0.7 मोल का ग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा 22.4 लीटर। ये भी मैं सॉल्व करके बता चुका हूँ, अभी नहीं बताऊँगा। यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक तार से 5 एम्पीयर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा का खपत कितना होगा? ये मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। इसका फॉर्मूला होता है W = I²RT। इसी पे मैं सॉल्व करवाया हूँ। इसका आंसर आ जाएगा आपको 90,000 जूल। रक्त प्लाज्मा से रुधिर को थक्का बनाने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा का बचा हुआ भाग कहलाएगा सीरम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य धातु में नहीं होता है? तो वो कौन सा धातु है? सोना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तरंगदैर्घ्य का मात्रक है? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक कौन सा है? तो इनमें से सभी जो है वो तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ तथा जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीव अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार के प्रजनन करते हैं? तो ये करते हैं समद्विविखंडनीय द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किसी ताजे तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको भी पता है कि नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हवा में कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो लंबवत आपतन है तो 0 डिग्री ही होगा। ठीक है, जैसे लंबवत आ गया किसी भी तो वो लंबवत ही जाएगा, यानी सामने ही चला जाएगा। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथि के हार्मोन थायराइड, एड्रिनल, वृषण और अंडाशय के हार्मोन निर्माण और निष्कासन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, चलिए विचार कर लेते हैं हम लोग। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, बिल्कुल सही है। द्रव पदार्थ संपीड्य होते हैं, गलत है। गैस को संपीड्य बहुत अधिक होती है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, एम द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊंचाई s तक ले जाने में पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? तो पिंड पर किया गया कार्य हो जाएगा mgh। mgh पता ही आपको, स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो जैविक कीटनाशक का उत्पादक आपको पता है कि नीम हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कठोर इस्पात में क्या होता है, तो 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। नेक्स्ट है, वाष्प की गुरुत्व ऊष्मा कितनी होती है, तो 2260 गुना 10 पावर 3 जूल प्रति किलोग्राम होती है वाष्प की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथि थाइमस का संबंध है तो लिम्फोसाइट एवं एंटीबॉडी के निर्माण से। मानव शरीर में हॉइड नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो हॉइड नामक अस्थि जो पाई जाती है मुख्य गुहा में पाई जाती है। इसका आकार जो है यू आकार का होता है। जब कोई फांसी लगा लेता है तो यही अस्थि जो है दब के टूट जाती है और मानव को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो जीव के क्लोन के संबंध में कौन सा कथन सही है, क्लोन अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मनुष्य के शरीर में सामान्य तापक्रम कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। डिग्री नहीं होना चाहिए, केल्विन में डिग्री नहीं आता है, 310 केल्विन होगा। ठीक है। पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है, तो पौधे के बीज से जो है कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखा गया, प्रतिबिंब आवर्धन कितना होगा, तो 2 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए कथन कौन सा सही नहीं है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, सही है। तराशा हुआ हीरा पुनः परावर्तन के कारण तेज चमकते हैं, सही है। प्रकाश के परावर्तन के कारण पानी में पड़ा सिक्का परावर्तन नहीं होगा, यहाँ पे अपवर्तन होगा, सिक्का जो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है, कौन सा एक वास्तविक मछली है, ये जो है डॉगफिश जो है वास्तविक मछली है। तो सेट जो है समाप्त हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रिवीजन सेट में हम लोग 3 सेट कवर करेंगे एक रिवीजन वीडियो में, और 3 वीडियो जो है 3 सेट जो है वो कवर हो चुका है इसमें। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो दोस्त इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बाकी आप लोग के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि मुझे आगे रिवीजन वीडियो बनाना है नहीं बनाना है। आप लोग का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहेगा तो हम रिवीजन वीडियो बनाएंगे, नहीं तो जैसे डेली सेट आता है वैसे डेली सेट आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।